कई दिनों की लगातार बारिश से ठंड और अधिक बढ़ गई थी। शाम होते होते ही चारों तरफ धुंध का पहरा हो जाता है। विशाल अपने काम से अभी अभी फ्री हुआ था और घर की तरफ जा रहा था। घर जाते जाते उसके मन में बार बार सुबह उठ रही अपनी पत्नी के किए सवाल घूम रहे थे। शाम को घर आते ही अपने माँ बाप को अपना फैसला सुना देना। इस छोटे से कमरे में हम रहें या वो रहें, पूरा दिन तुम्हारा बाप इधर उधर बैठकर खांसते रहता है और मैं पूरा दिन उन लोगों के लिए कभी काढ़ा या कभी चाय बनाती रहती हूँ। मुझे क्या ठंड नहीं लगती? माँ बाप ने भी तो हद कर दी है। कुछ दिन का बोलकर आए थे और जब से आए हैं तब से डट कर बैठ गए हैं। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुचेता भी अपनी जगह सही है, अब क्या करूँ मैं भी। एक छोटा सा घर है, माँ बाबा को खुद सोचना चाहिए। इसी उधेड़बुन में विवेक घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है और अपने घर का दरवाजा बजाता है। अरे, आ गया बेटा तू। हाँ, बाहर तो बहुत ठंड है आज। आजा, जल्दी अंदर आजा। अरे माँ, तूने क्यों दरवाजा खोला? सुचेता कहाँ है? पता नहीं बेटा, लगता है आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेटी हुई है। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैंने रोटियां बना दी हैं और गर्म पानी बाल्टी में रखा है, हाथ मुंह धो ले। विवेक मन ही मन घबरा जाता है। वो जानता था कि सुचेता को कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस आज उसकी अपनी बात मनवाने की तरकीब है। विवेक बेटा, मैंने कहा था तुझसे कि बहुत ठंड हो रही है। मेरे लिए गर्म टोपा और दस्ताने लाया क्या? बाबा, आज बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए दिमाग में नहीं रहा। मैं सीधा घर चला आया। एक दो दिन में लाकर दे दूंगा। मैं जरा सुचेता को देख लेता हूँ। विवेक का घर एक कमरे का घर था, जिसमें उसने एक तरफ पार्टीशन देकर अपना छोटा सा कमरा बना रखा था और दूसरी तरफ उसके माँ बाप रहते थे। वो अपनी पत्नी के पास जाकर, माँ बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना, फिर अभी के अभी अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालो। तुम सुबह सुबह मजदूरी पर निकल जाते हो, पूरा दिन ये लोग मेरी जान खाते हैं। थोड़े से पैसों में अब अपना गुजारा करे या इनका। ये लोग गांव वापस क्यों नहीं चले जाते? थोड़ा धीरे बोलो, माँ बाबा सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुने मेरी बला से, या तो ये इस घर में रहेंगे या मैं। समरजीत और उसकी पत्नी शांति दोनों ये बात सुनकर अंदर तक सहम गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर उन दोनों ने बाहर की तरफ देखा। चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। मैंने तो कहा था शांति तुझसे कि यही गांव में ही इलाज करा लेते हैं, पर तुझे तो लगा कि नहीं, शहर में बेटा रहता है, वही इलाज कराएगा। अब देख रही हो। चल, इससे पहले कि हमारे बहू बेटा हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दें, अपना गुमान रख लेते हैं। हम खुद ही यहां से चले जाते हैं। जरा सब्र से काम लो, इतनी ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे, और घर में तो ये सब बातें होती ही रहती हैं। तू मेरी कभी नहीं सुनती। चल शांति चल, अपने मन में थोड़ा भरम रहने दे कि बेटे ने कुछ दिन ही सही लेकिन हमें रखा तो। समरजीत उठकर अपना सामान एक बड़े से थैले में डालने लगता है। शांति बार बार उसके हाथ से थैला लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समरजीत ने जैसे तैसे कर अपने कपड़े डाल दिए और शांति के भी। विवेक बाहर आकर, बाबा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन आप लोग भी तो देखो ना, इस छोटे से घर में हम चार लोग कैसे रहते हैं। बेटा, ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे बचपन में तू, तेरी बहन और हम दोनों रहते थे। दिलों में जगह होनी चाहिए। घर का क्या है, तू फिक्र मत कर। तेरे बोलने से पहले ही मैंने सामान पैक कर लिया। बाबा, रात 12:45 की ट्रेन है। मैं आप दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ आता हूँ। तूने तो दूध की लाज भी न रखी, झूठे मुंह बोल देता कि सुबह चले जाना। इतनी रात को अपने बीमार बाप को घर से निकाल रहा है। मैं ही पागल थी जो इनको उठाकर यहाँ ले आई। लाओ, ये थैला मुझे पकड़ाओ और चलो अभी के अभी यहाँ से। विवेक उन्हें छोड़ने घर से बाहर आता है, लेकिन शांति गुस्से में उसे रोक देती है। समरजीत और शांति वहां से स्टेशन की तरफ चल देते हैं। शाम को जब सुचेता ने खाना नहीं बनाया, तो जैसे तैसे करके शांति ने रात को सबके लिए खाना बनाया था। बेटे ने खाने को भी नहीं पूछा और ऐसे ही घर से निकाल दिया। बाहर कड़ाके की ठंड थी और समरजीत दमे का मरीज था। गांव के डॉक्टर से शहर दिखाने के लिए बोला था। तभी 15 दिन पहले ही दोनों शहर अपने बेटे के पास इलाज के लिए आए थे, लेकिन 15 दिन भी बेटे से अपने माँ बाप को न रखा गया।
दोनों किसी रिक्शा का इंतजार करने के लिए सड़क के किनारे खड़े हो गए। आती जाती गाड़ियों की वजह से और ज्यादा ठंड का आभास हो रहा था। हवा भी साए साए चल रही थी। शांति थैले में से एक फटी सी गर्म चादर निकाल लेती है। ये लो जी, ये चादर ओढ़ लो, ठंड तो आज बहुत ज्यादा है। धुंध की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है शांति। जो कोई भी सवारी आ रही है रोक ले, थोड़ा स्टेशन पर बैठ जाएंगे। ऐसा लग रहा है यहाँ खड़े खड़े मेरी जान निकल जाएगी। शांति समरजीत की पीठ को सहलाने लगती है। फिर उसे दूर से एक रिक्शा आते हुए दिखाई देता है। वो उस रिक्शे वाले से स्टेशन छोड़ने को कहती है। अरे माँ जी, बड़े नाले पर से होकर जाना पड़ेगा, बड़ी धुंध है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे से नाला टूटा फूटा हो और हमें कुछ हो जाए। और अगर मैं दूसरी तरफ से लेकर आऊंगा तो वहां का किराया ज्यादा होगा। बेटा, मुझ गरीब के पास तो अभी 20 रुपए हैं, तू यही ले ले, लेकिन हमें स्टेशन छोड़ दे। देख तो इनको कितनी खांसी हो रही है, दमे के मरीज है, कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। रिक्शा वाला समरजीत की तरफ देखता है, फिर वो उन दोनों पर दया करता है और उन्हें स्टेशन छोड़ देता है। शांति समरजीत को वहीं बिठाकर टिकट खिड़की पर जाती है। माँ जी, धुंध की वजह से ये ट्रेन अभी बहुत लेट है, आप इंतजार कर लो। कितनी देर लेट है बेटा? मेरे ख्याल से 2 घंटे लेट हो जाएगी गाड़ी। शांति गहरी सांस लेती है और टिकट लेकर समरजीत के पास आकर बैठ जाती है। और उधर विवेक के माँ बाप के चले जाने के बाद सुचेता बड़ी खुश थी। उसकी सास ने जो खाना बनाया था, दोनों पति पत्नी बैठकर चटखारे ले लेकर खा रहे थे। लेकिन एक बार भी उनके मन में ये नहीं आया कि उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से भूखा ही निकाल दिया, वो भी इतनी भयानक ठंड में। ओ विवेक की माँ, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। हाथ पैर जवाब दे रहे हैं और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा धीरज रखो, मैं तुम्हें 2-4 कपड़े और निकाल कर पहना देती हूँ। शांति थैले में से 1-2 कमीज निकाल लेती है और वो समरजीत को पहनने के लिए देती है। लेकिन समरजीत की बूढ़ी हड्डियां ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। स्टेशन पर जो इंतजार कर रहे लोग थे, वो भी समरजीत को इस हालत में देखकर उस पर तरस खा रहे थे। तभी एक औरत एक कंबल लेकर शांति के पास आती है। अम्मा, लगता है बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है। ये लो, तुम ये कंबल थोड़ी देर के लिए इनको उड़ा दो, जब ट्रेन आएगी मुझे वापस कर देना। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बेटा, मेरे पास ये 5 रुपए हैं, क्या तो उस दुकान से एक बिस्कुट का पैकेट ला सकती है? वो औरत एक बिस्कुट का पैकेट लाकर शांति को दे देती है। ये लो जी, बिस्कुट खा लो, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। जानती हो तुमसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, और पैसे तो नहीं है, उसने तो हमें किराए तक के भी पूरे पैसे नहीं दिए। शांति, सीधा गांव चली जाना। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। याद है तुझे वो दिन जब हम लोग पूरी रात अपने एक एक कपड़े से विवेक को ढक रहे थे और उसे तेज बुखार था। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन औलाद अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देती है जैसे आज हमारे बेटे ने हमें छोड़ दिया। शांति अपनी हालत जानती थी। एक फटी सी साड़ी के ऊपर उसने एक पुराना फटा हुआ शॉल ओढ़ा हुआ था। खुद को वो समरजीत के सामने मजबूत दिखा रही थी, लेकिन हाथ पैर उसके भी ठंडे हुए जा रहे थे। समरजीत चुपचाप शांति की तरफ देख रहा था। क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह लगातार क्यों देख रहे हो? शांति जैसे ही समरजीत का कंधा हिलाती है, समरजीत एक तरफ लुढ़क जाता है। समरजीत का शरीर ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया। शांति जोर जोर से रोने लगती है। सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दूर से ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, हे भगवान। सभी लोग बातें कर रहे थे कि देखो, गरीब बूढ़ा ठंड में मर गया। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। यात्री इधर उधर जा रहे थे कि तभी एक आदमी अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ उधर से गुजर रहा था कि शांति को देखकर रुक जाता है। अरे प्रिया, देखो तो तुम्हारी माँ। प्रिया अपनी माँ की तरफ देखती है और अपने बाबा को वहां मरा हुआ देखकर सकते में आ जाती है। उन लोगों को जैसे ही पता चला कि बाबा और माँ भैया के पास आकर रुके हुए हैं, वो उनका पता लेने के लिए ही आ जाए थे। लेकिन यूं शांति को स्टेशन पर और समरजीत को मरा हुआ देखकर
वो दोनों सख्ते में खड़े हुए थे। माँ, माँ तू यहाँ, और बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तू तो भाई के पास आई थी ना, फिर तू यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही है? ठंड ने जान ले ली तेरी बाबा की। कौन सा भाई, कैसा भाई? इतनी भयानक ठंड में जिसने अपने बूढ़े गरीब और बीमार बाप को घर से निकाल दिया। माँ जी, हमें आने में देर हो गई। अगर हम 2 दिन पहले आ जाते तो सब सही हो जाता। आप रुको, मैं विवेक को लेकर आता हूँ। ये तो चले गए, वो आए या ना आए, अब क्या फर्क पड़ता है? प्रिया और शांति गले मिलकर रो रहे थे। प्रिया की छोटी बेटी ये सब देखकर हैरान थी। यशवंत विवेक को बुला लाता है और वहां पर विवेक अपनी पत्नी सुचिता के साथ आकर अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं जानता था इतनी ठंड है, बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी मति मारी गई थी। मैंने सुना था कि शहर में बड़े बड़े लोगों के दिलों में दिल नहीं होता, लेकिन बड़े शर्म की बात है विवेक, तूने इतनी भयानक ठंड में अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। अगर तूने इन्हें नहीं रखना था तो मुझे बता देता, मैं इन्हें अपने पास ले जाता। कम से कम यूं लावारिस की तरह तुम्हारे पिताजी स्टेशन पर दम तो न तोड़ते। सुबह सुबह विवेक अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है और उसके बाद शांति अपने दामाद यशवंत और अपनी बेटी के पास चली जाती है।